गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube लर्निंग चैनल RPY लर्निंग हब में। और आज हम यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th को कवर करने वाले हैं विद फुल डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, ये जो नाम पड़ा है इसका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसको समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो जो टूट के ब्रेक होके वो न्यू सब्सटेंसेस में विद उनकी न्यू प्रॉपर्टीज, जो उनकी प्रॉपर्टी पहले जो थी उनसे चेंज होके वो न्यू सब्सटेंसेस में फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हम एक और चीज पढ़ेंगे। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये जो A प्लस बी इसने मिलके फॉर्म करा C प्लस डी। ठीक है, अब ये जो A प्लस बी है ये हमारा होगा रिएक्टेंट। ये जो A B C D जो भी मैंने लिए हैं ये एक एग्जांपल के तौर पे, कोई भी एटम कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब ये जो A प्लस बी है ये हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्ट करते हैं। ठीक है, और जो रिएक्टेंट मिलके जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो हमारे एरो के राइट साइड में शो होते हैं वो प्रोडक्ट है, और एरो के जो लेफ्ट साइड में शो होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट है। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस के बाद है इसका लॉ। ये कौन से लॉ का बेस करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बेस करता है। इस लॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास जो है वो इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास ना तो कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, और ना ही कभी बनता है। और इसी लॉ पे ये केमिकल रिएक्शंस बेस्ड करती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शंस की? इनकी मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है आपकी चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? जैसे कि स्टेट सॉलिड से लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वो चेंज इन स्टेट में आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स है। हमने कैंडल वैक्स को जलाया, फिर उसमें जो कैंडल वैक्स चली, अब वो रूम टेम्परेचर पे, वैसे तो वो सॉलिड थी पर अब जब हमने उसको जलाया तो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हो गई, और उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो हो गया हमारा गैस। तो सॉलिड इंटू गैस और सॉलिड इंटू लिक्विड और गैस, ये हो गया हमारा चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल, विच इज कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स। ठीक है, कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स। अब चेंज इन कलर, दूसरी हमारी चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में जैसे नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करते हैं पर्पल परमैग्नेट के साथ, पर्पल कलर परऑक्साइड परमैग्नेट के साथ, तो वहां पे हमारा जो रिएक्शन बनेगी वो कलर लेस आएगी। तो ये हो गया हमारा चेंज इन कलर वाला एग्जांपल। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब किसी भी रिएक्शन में अगर गैस इवोल्यूशन हो रही है तो वो हमारा एग्जांपल होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा वो। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं अपन, Zn प्लस H2SO4। इसकी हमने रिएक्शन करवाई तो ये ZnSO4 प्लस H2 जो कि गैस है ये इवॉल्व हो जाएगी। ये इसका एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। अगर हम Zn को H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस अलग हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ZnSO4 की संगी क्यों गया। ये जो ZnSO4 की संग इसलिए गया, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आएगा कि ZnSO4 की संगी गया क्यों, क्योंकि ये किसी रिएक्शन में कोई टाइप है ये रिएक्शन का, इसलिए। ठीक है, और ये जो H2 गैस इवॉल्व हुई है ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। अब चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी रिएक्शन है उसका ओल्ड सब्सटेंसेस में कोई और टेम्परेचर होगा और न्यू सब्सटेंसेस में उसकी न्यू प्रॉपर्टीज में उसका कोई और टेम्परेचर होगा, तो ये जो है ये चेंज इन टेम्परेचर में आ जाएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे Zn प्लस H2SO4। ठीक है, और यहां से बनेगा अपना ZnSO4 प्लस H2 जो कि गैस है, ये इवॉल्व हो जाएगी। ये हमने अभी पिछले टॉपिक में बताया था इवोल्यूशन ऑफ गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये एग्जांपल दिया था। फिर से इसी को लेके समझते हैं। अब ये Zn अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऐसी क्या, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड ऐसी केमिकल इक्वेशंस होती हैं जिसमें नंबर ऑफ जो एटम है अगर वो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम होते हैं तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और अगर नंबर ऑफ एटम्स
डिफरेंट होते हैं, जैसे रिएक्टेंट में कुछ और है और प्रोडक्ट में कुछ और है, नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि Zn यहाँ पे एक है, यहाँ पे अगर 2 Zn हो जाते हैं तो ये अलग हो जाता है, SO4 और 3 हो जाते हैं तो ये अलग हो जाता है, तो ये अनबैलेंस में आती है। पर अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Zn क्या है, 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना H2 है और यहाँ पे भी H2 है, ठीक है, ये दो H2 है, ये भी 2 है, मतलब H2 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे SO4 1 है और SO4 1 है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का शॉर्ट मतलब ये है कि दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हुए तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आ जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपना अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है अपना, जैसे H2 plus O2 gives H2O। अब हम यहाँ देख सकते हैं जैसे H2, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन तो ठीक है, पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एक ही है, तो हमें अब इसे बैलेंस करना होगा, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें, ठीक है। या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इसको बैलेंस करने के लिए। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे देखिए, हम 2-3 एग्जांपल लेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब H तो अभी अपना सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे अगर 2 कर लें तो ये 4 मतलब 2 2 से 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 कैसे होगा, ये इसके आने लगा है तो यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन माना जाएगा, ये 2, ठीक है। अब ये 2 ऑक्सीजन पूरे होगा, ऑक्सीजन 2 पूरे हो गए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो अगर हम यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। दूसरा एक और एग्जांपल से समझते हैं अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। Mg प्लस O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो MgO बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Mg 1 है और ऑक्सीजन 2 है। अब यहाँ पे Mg सही है 1 है, पर ऑक्सीजन 1 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 MgO कर देंगे तो Mg भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे Mg2 हो गया, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, अब ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अपना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, विच इज Fe प्लस H2 गिव Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब इससे ये एक और लेते हैं एग्जांपल, इससे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Fe 1 है और यहाँ Fe 3 है। पहले तो यहाँ पे Fe को 3 कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो दिख रहा है हमें पूरा अभी, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो ये 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 2 से 8 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गए, ठीक है। और अगर 8 हाइड्रोजन है तो अगर हम यहाँ पे भी 4 कर देंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गए और 3 Fe हो गए, मतलब आयरन हो गया, और ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अपनी ऐसे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अनबैलेंस्ड को बैलेंस में कैसे बदलें, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कितने प्रकार है? पहला है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और फिफ्थ है अपना एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, आप पढ़ते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि A प्लस बी, ये A प्लस बी कोई भी 2 एलिमेंट हो सकते हैं, ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज AB, ठीक है। डिकम्पोजिशन का एग्जांपल विच इज AB gives A plus B। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है AB और वो डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज 3 तरह से हो सकता है वो, या तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है हीट के द्वारा, या फिर फोटो डिकम्पोज हो सकता है वो सनलाइट से, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम हीट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम तो हीट के जरिए जो AB है वो डिकम्पोज हो गया A और B में, A प्लस B में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है अपना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे A प्लस BC
गिव्स AC प्लस B। ये कोई प्रोडक्ट है, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे A और C के संग मिल जाएगा तो AC प्लस B अलग निकल जाएगा, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में A प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट में AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। डबल डिस्प्लेसमेंट में AD प्लस BC निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं सबका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपने अभी पीछे प्रीवियस में पढ़ा था कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस बाद में कर लेंगे अपन, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल देखो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। ये इसका कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। एक और होता है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, 2MgO, यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे 2 था। Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। अब डीकंपोजिशन का एग्जांपल है CaCO3। CaCO3 को क्या कहते हैं? लाइमस्टोन, ठीक है। CaCO3 को अगर हमने हीट करा तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। CaO को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइन, ठीक है। इसको हमने, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये अलग है, इसको हमने डीकंपोज करा हीट के द्वारा तो ये CaO और CO2 में अलग हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था अपना? A प्लस BC था ना, और AC प्लस B निकला था, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का अपन अपने पीछे भी यूज करा है, जैसे Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2। अब पीछे भी मैंने बताया था कि कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन से पता चल रहा है कि हमें ZnSO4 की संगीत आएगा, तो इसमें हो रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ZnSO4 और H2 जो गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 बन जाएगा और Cu अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AB प्लस CD, AD बनता है, मतलब AD के साथ जाएगा यहाँ पे, AD के संग और B C के संग जाएगा, AD प्लस BC। इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl। NaOH और HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो ये NaCl बन जाएगा विच इज सॉल्ट, और यहाँ पे H2O निकल जाएगा, NaCl और यहाँ पे H2O निकल जाएगा, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl प्लस Ag, NaCl प्लस AgNO3। यहाँ पे अपना AgCl निकल जाएगा, AgCl हो गया, और NaNO3, ठीक है। ये हो गया हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा। एंडो मींस एंटर होता है, तो इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल है अपना फोटोसिंथेसिस, जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। और एक्सोथर्मिक ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी, जो हीट है वो बाद में निकलेगी, तो इसका एग्जांपल है अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है? इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा प्रोडक्ट साइड में, और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब इसका अपोजिट है रिडक्शन, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो हम उसको कहेंगे रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, ये अगर दोनों मिल जाती हैं तो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये अगर दोनों चीज मिल जाती हैं, अच्छा पहले किसी का रिडक्शन होगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये दोनों एक संग साइमल्टेनियसली काम करती हैं एक ही रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। जैसे CuO प्लस H2, इसको हमने रिएक्शन करा तो यहां से Cu अलग निकल जाएगा और H2O। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Cu के पास पहले ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में जाके उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन हुआ है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, ठीक है। और H2 में से मतलब CuO का O जो है वो H2 के संग कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे होगा अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। पहले किसी का रिडक्शन होगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, तो उन दोनों को कंबाइन कहते हैं अपन टॉक्सिक रिएक्शन। अब अपना एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक आता है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? अगर कोई भी मेटल है वो अगर कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर या फिर एसिड के, एसिड जो भी उसके आसपास जो भी छोटे मोटे एसिड होते हैं उसके कांटेक्ट में आता है। मॉइस्चर का मतलब है ऑक्सीजन या फिर वाटर, मतलब ऑक्सीजन और वाटर को मिला के करते हैं अपन मॉइस्चर। उसके कांटेक्ट में आके उस पर जो कोरोड हो जाती है, कोरोड मतलब किसी कलर की कोरोजन हो जाएगी, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं अपन कोरोजन, ठीक है। अगर कोरोजन होती है आयरन पे तो उसको हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसका कलर आता है रेडिश ब्राउन कलर आता है। और अगर कोरोजन होगी अपनी आयरन की जगह कोरोजन हो गई कॉपर पे, तो अपना कलर आएगा वो आएगा ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाएगी, ग्रीन कलर कोटिंग, ठीक। अगर कोरोजन हुआ कॉपर पे कोरोजन हुआ तो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोरोजन हुआ सिल्वर पे कोरोजन हुआ तो इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी, ब्लैक कलर कोटिंग। मतलब ब्लैक कलर का इसमें जैसे रेडिश ब्राउन कलर का आता है। इसमें आपने देखा था इसके लॉज, इससे बहुत सारी चीजों के लॉज होते हैं। जैसे कोई भी ब्रिज होता है, अब ब्रिज आयरन से बना होता है, तो आयरन में अगर रस्टिंग हो गई ना आयरन में, तो रस्टिंग की वजह से उसकी जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है उसकी, ठीक है। कॉपर में ग्रीन कलर की और सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। इसको प्रिवेंशन कैसे होगा कोरोजन से? इसका प्रिवेंशन के कुछ 2-3 मेथड है। पहला है गैल्वेनाइजेशन, दूसरा है ऑयल की कोटिंग, और हम जैसे उस पर कलर वलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो उससे हम उसकी कोटिंग को बचा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलॉय की वजह से भी हम उसकी प्रिवेंशन को कर सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट आपको पूरे चैनल पे हर सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, तो इसको सब्सक्राइब करके रखें। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।